भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा में एक नया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को करेंगे संशोधित ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ। पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण को मिलेगा बढ़ावा। हांगकांग, सिंगापुर और चीन में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1। देशों ने जारी किए अलर्ट। तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम है नया वेरिएंट। WHO ने भारत को दिया ट्रैकोमा रोग उन्मूलन का प्रमाण पत्र। भारत ने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में किया है समाप्त। आंखों के संक्रामक रोग से संबंधित है ट्रैकोमा। जारी हुई द वर्ल्ड हार्ट 2025 ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिपोर्ट। 1990 के बाद से वयस्कों में मोटापा बढ़कर हुआ 4 गुना। 2050 तक 3 में से 2 वयस्क होंगे मोटापे से ग्रस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया सम्मानित। वर्ष 2023 के लिए दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2025 को संशोधित ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ करेंगे, जिसे पहले राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कहा जाता था। यह मिशन देश में पांडुलिपियों की पहचान, संरक्षण, डिजिटल रूप में सुरक्षित करने और उन्हें साझा करने का एक बड़ा प्रयास है। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में संस्कृति मंत्रालय ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना है। खासकर दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करना और उनकी मेटा डेटा जानकारी तैयार करना इस मिशन का मुख्य काम होगा। इसका लक्ष्य देश भर के शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रह से 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का सर्वेक्षण करना है। साथ ही उन्हें सूचीबद्ध करके लोगों तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है। पहले इस मिशन के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे अब बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत भारत की पुरानी और कीमती पांडुलिपियों को खोजने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए की गई है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि पांडुलिपियां हाथ से लिखी गई प्राचीन लिखित दस्तावेज होती हैं। ये ग्रंथों, धार्मिक शास्त्रों, इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित हो सकते हैं। यह कई प्रकार की सामग्रियों जैसे ताड़ के पत्ते, चमड़े, कपड़े या कागज पर लिखी जाती थी। हाल ही में हांगकांग, सिंगापुर और चीन में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के उपप्रकारों में से एक है और वैज्ञानिक इसे ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। JN.1 वेरिएंट में वायरस के स्पाइक प्रोटीन में कुछ नए म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे संक्रमण फैलाने में अधिक सक्षम बनाते हैं। इस वेरिएंट के कारण हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है, जिसके कारण वहां के स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं सिंगापुर में भी इस वेरिएंट के चलते संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि वहां की सरकार ने टीकाकरण और हेल्थ प्रोटोकॉल को कड़ा करके स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश की है, जबकि चीन में भी इसके मामले बढ़े हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट अभी तक पूरी तरह से जांच में है, लेकिन प्रारंभिक अध्ययन बताते हैं कि यह वेरिएंट टीकों के प्रभाव को कम कर सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और कोविड-19 के टेस्टिंग व निगरानी को जारी रखने का सुझाव दिया है। ऐसे में भारत समेत विश्व के अन्य देशों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अधिक संक्रामक वेरिएंट नए संक्रमण की लहर ला सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है। यह प्रमाण पत्र भारत द्वारा ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए दिया गया है। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है जो आंखों की सतह और पलक की अंदरूनी सतह को प्रभावित करता है, और यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह अंधापन का कारण बन सकता है। यह रोग आमतौर पर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता की कमी के कारण फैलता है। बता दें कि भारत ने ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसमें निगरानी, सामुदायिक जागरूकता, बेहतर जल सफाई सुविधाओं का विकास और समय पर इलाज को प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार की सेफ रणनीति यानी सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेस वॉश और पर्यावरण सुधार ने ट्रैकोमा के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जानकारी के लिए बता दें कि WHO की यह मान्यता भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है और यह वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक है।
ट्रैकोमा के उन्मूलन से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। भारत की यह सफलता अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक उदाहरण है। भारतीय तटरक्षक बल के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया ने फरवरी 2025 तक ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले की रक्षा करने में मदद की है। बता दें कि नवंबर से मई तक सालाना आयोजित किया जाने वाला ऑपरेशन ओलिविया आईसीजी की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से गहिरमाथा बीच और ओडिशा के आसपास के तटीय क्षेत्रों में ओलिव रिडले कछुओं के लिए एक सुरक्षित घोंसले के मैदान सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में हर साल 8 लाख से अधिक कछुए आते हैं। ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर रिकॉर्ड सामूहिक घोंसले का निर्माण आईसीजी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। बता दें कि ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत से लेकर अब तक आईसीजी ने 5,387 से ज्यादा सतही गश्ती उड़ानें और 1,768 हवाई निगरानी मिशन किए हैं। इससे अवैध मछली पकड़ने और आवास में व्यवधान जैसे खतरों में काफी कमी आई है। वहीं ओलिव रिडले कछुओं की बात करें तो ये कछुए मांसाहारी होते हैं। इनका ये नाम इनके जैतून के रंग के ठोस कवच के कारण पड़ा है। ये अपने अद्वितीय सामूहिक निडन या घोंसला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अरीबदा कहा जाता है। इस अरीबदा में हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एकत्र होती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई समुद्री जीव की प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम मोसुरा फेंटोनी रखा गया। इसे सी मोथ भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही छोटी 3 आंखों वाली शिकारी समुद्री प्रजाति थी, जो लगभग 50.6 करोड़ वर्ष पहले महासागरों में रहती थी। बता दें कि मोसुरा फेंटोनी रेडियोडॉन्ट्स नामक प्राचीन समुद्री जीवों से संबंधित है। रेडियोडॉन्ट्स को कीड़े, मकड़ी और केकड़ों जैसे जीवों से जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर जोड़ों वाले पंजे थे। इस प्रजाति के जीवाश्म से पता चला है कि इनके शरीर में कुल 16 खंड थे और इनके पास गलफड़े भी थे, जिससे वे पानी में सांस ले पाते थे। मोसुरा फेंटोनी का आकार लगभग मानव की 1 उंगली जितना था। इस खोज से वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास को समझने में मदद मिलेगी, खासकर यह कि कैसे ये सरल कीट जैसे जीव धीरे धीरे विकसित होकर अधिक जटिल रूपों में बदले। यह खोज प्रागैतिहासिक समुद्री जीवन और जीव विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश के नियमों में संशोधन किया है। बता दें कि आरबीआई ने निवेश पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं। वैकल्पिक निवेश कोष या एआईएफ का तात्पर्य भारत में स्थापित या निगमित किसी भी कोष से है, जो एक निजी रूप से एकत्रित निवेश साधन है। यह कोष अपने निवेशकों के लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्र करता है। उल्लेखनीय है कि एआईएफ में सेबी म्यूचुअल फंड विनियम 1996, सेबी सामूहिक निवेश योजनाएं विनियम 1999 जैसे बोर्ड के विनियमन के अंतर्गत आने वाले फंड शामिल नहीं है। भारत में एआईएस को उनकी निवेश रणनीति, जोखिम प्रोफाइल और लीवरेज के उपयोग के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 एआईएफ उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें सरकार या नियामकों द्वारा सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय माना जाता है, जैसे स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम, बुनियादी ढांचा और सामाजिक उद्यम। जबकि श्रेणी 2 एआईएफ में निजी इक्विटी फंड, रियल एस्टेट फंड और संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड शामिल होते हैं। वहीं श्रेणी 3 एआईएफ को उच्च जोखिम, उच्च रिटर्न की रणनीतियों के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने द वर्ल्ड हार्ट 2025 ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में मोटापे की बढ़ती समस्या और इसके इलाज तक पहुंच में कमी को बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद से वयस्कों में मोटापा लगभग 4 गुना बढ़ा है। साल 2022 में करीब 878 मिलियन वयस्क मोटापे से पीड़ित पाए गए, जबकि 1990 में यह संख्या सिर्फ 194 मिलियन थी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 3 में से 2 वयस्क लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापा तब होता है जब शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा जमा हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। मोटापे को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई 25 या उससे अधिक हो तो उसे अधिक वजन माना जाता है, और यदि ये 30 या उससे ज्यादा हो तो उसे मोटापा कहा जाता है। बीएमआई निकालने के लिए व्यक्ति के वजन को किलोग्राम में उसके लंबाई के वर्ग मीटर से भाग दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे से प्रभावित हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। बता दें कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार का चयन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं। वे चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, जो एक प्रमुख धार्मिक और साहित्यिक संस्थान है। उन्होंने 240 से अधिक कृतियों की रचना की है, जिसमें 4 संस्कृत महाकाव्य हैं। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार की बात करें तो वे एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने माचिस, आंधी और कोशी जैसे फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में स्थायी योगदान दिया। बता दें कि वह पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर, ग्रैमी और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। गौरतलब है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ था। यह 1965 में पहली बार आशापूर्णा देवी को प्रदान किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता के सम्मान में 11 लाख रुपए की नगद राशि, देवी सरस्वती की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। हाल ही में आधार प्रमाणीकरण लेन देन ने 150 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। अप्रैल 2025 के अंत तक के डेटा के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI ने यह जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि प्रमाणीकरण के साथ साथ आधार की eKYC सेवा ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। eKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का संक्षिप्त रूप है। बता दें कि UIDAI के AI संचालित फेस ऑथेंटिकेशन समाधान को अपनाने से सेवा वितरण में और वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना आधार अधिनियम 2016 के उपबंधों के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि UID द्वारा दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके। साथ ही नागरिकों की पहचान को सरलता से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2010 को पहला UID नंबर नंदुरबार, महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया था। 12 सितंबर 2015 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संबद्ध कर दिया। बीते दिनों मलेशिया में लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एयरोस्पेस प्रदर्शनी या लीमा 2025 का आयोजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रदर्शनी में एक समर्पित भारतीय मंडप स्थापित किया गया था। इस मंडप में भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और नवाचार पर देश के फोकस को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी में कई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हुए। इन संस्थानों ने एरोस्पेस और समुद्री प्रणालियों में अत्याधुनिक तकनीकों और स्वदेशी उन्नति का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि भारत की ओर से इसमें एक डोनियर विमान और एक भारतीय नौसेना जहाज सहित प्रमुख रक्षा परिसंपत्तियां भी शामिल हुए। वहीं लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी की बात करें तो ये पहली बार साल 1991 में आयोजित हुआ था। बता दें कि LIMA एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। यह प्रदर्शनी रणनीतिक संवाद, रक्षा कूटनीति और तकनीकी नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष इसके 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। संशोधित ज्ञान भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। 2. इसका नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। 3. इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। 2. यह रोग विकसित देशों में सबसे आम है। 3. इसके उन्मूलन में भारत सरकार की SAFE रणनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी शुरुआत 1980 के दशक में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई थी। 2. यह अभियान गहिरमाथा समुद्र तट, ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के क्षेत्रों में चलाया गया। 3. इसके जरिए 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मोसरा फेंटोनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक बहुत ही छोटी 3 आंख वाली शिकारी समुद्री प्रजाति थी। 2. इसे सी मोथ भी कहा जाता है। 3. यह रेडियोडॉन्ट्स नामक प्राचीन समुद्री जीवों से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। 2. यह 1965 में पहली बार आशा पूर्णा देवी को प्रदान किया गया था। 3. यह पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नए E0 FIR पहल की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत दिल्ली में एक नए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। इस पहल का मकसद साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को दर्ज करना और आसान बनाना है, ताकि उस पर जल्द कार्रवाई की जा सके। इसमें यदि कोई शिकायतकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है तो वह अपने आप 0 FIR में दर्ज हो जाएगी। इसके बाद यह FIR संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थानों को तत्काल भेज दी जाएगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली प्रत्येक 4 कार में से 1 कार इलेक्ट्रिक थी। वहीं इलेक्ट्रिक कारों की इस बिक्री के मामले में चीन सबसे आगे है, जो विश्व में लगभग 50% इलेक्ट्रिक कारों का बिक्री करता है, जबकि एशिया और लैटिन अमेरिका, विशेषकर थाईलैंड, वियतनाम व ब्राजील इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में ग्रोथ हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया है। यह परिवर्तन स्थानीय भावनाओं और शहर के गहरे धार्मिक महत्व को सम्मानित करने के लिए किया गया है। गया बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और हिंदू धर्म में इसकी विशेष महत्ता है। यहाँ पिंडदान की परंपरा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पिंडदान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। गया को पितृपुर के नाम से भी जाना जाता है। गया जी का नामकरण इस शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। हाल ही में लेखिका बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बानो मुश्ताक की यह कृति पहली बार कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्त्री ने किया है। हार्ट लैम्प में 1990 से 2023 तक के 3 दशकों में मुश्ताक द्वारा लिखी गई 12 लघु कहानियां हैं, जो दक्षिण भारत में रहने वाले मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसे हर साल ऐसे साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो या अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवादित हो। हाल ही में मणिपुर में शिरुई लिली उत्सव मनाया गया। यह उत्सव मणिपुर में 2 वर्षों से चल रहे संघर्ष के बाद मनाया गया। बता दें कि शिरुई लिली उत्सव मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका नाम मणिपुर के राजकीय पुष्प शिरुई लिली के नाम पर रखा गया है। इसका आयोजन हर साल राज्य के उखरुल जिले में किया जाता है, जो तांगखुल नागा समुदाय का मूल स्थान है। यह आयोजन नाजुक पहाड़ियों और लुप्तप्राय शिरुई लिली के सम्मान में मनाया जाता है, जो केवल शिरुई पहाड़ियों पर खिलता है। हाल ही में भारत ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से पहले दूसरी ब्लू वार्ता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसका आयोजन नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत फ्रांस और कोस्टा रिका के दूतावासों के साथ किया गया। इसका उद्देश्य तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। फ्रांस और कोस्टा रिका दोनों ही इस सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का विषय महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना है।
हाल ही में गुजरात ने अपनी 16वीं शेर जनसंख्या गणना पूरी कर ली है। नवीनतम गणना में 891 एशियाई शेरों की उपस्थिति का पता चला है, जो एक अतुलनीय वृद्धि को दर्शाता है। शेरों की संख्या में हुई इस वृद्धि की वजह प्रोजेक्ट लायन को बताया जा रहा है। बता दें कि प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत 2020 में की गई थी। इसका मकसद एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत पर्यावासों को फिर से विकसित किया जा रहा है। साथ ही शेरों की निगरानी के लिए रेडियो कॉलर और कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। एशियाई शेरों को IUCN के तहत वल्नरेबल श्रेणी में संरक्षित किया गया है। हाल ही में खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। प्रोफेसर नार्लिकर का वैज्ञानिक योगदान विशेष रूप से ब्रह्मांड विज्ञान में था। उनका प्रमुख योगदान हॉयल-नार्लिकर सिद्धांत था, जो बिग बैंग मॉडल का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड के विकास के बारे में एक नया दृष्टिकोण पेश किया। वे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक और निदेशक भी रहे। उन्हें पद्म और पद्म विभूषण तथा यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।